दोस्तों, आपका स्वागत है हजेला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। एक और प्रश्न के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आखिर अशोक था कौन और ऐसा क्यों कहा जाता है अशोक द ग्रेट? भारत के इतिहास में यूं तो कई सारे शासक हुए हैं, पर ऐसा क्या रहा है अशोक के अंदर जिसके चंड अशोक से लेकर उसके धम्म अशोक तक के बनने की नीति रही? ऐसा क्या रहा अशोक के पास जिसके कारण उसके द्वारा बनाए गए प्रतीक चिन्हों को आज हमने नेशनल एम्बलम में भी जगह दी है? ऐसा क्या रहा है अशोक की धम्म नीति में जिसके कारण आज कहा जाता है कि हमें धम्म पॉलिसी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है? एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को उठाकर देखेंगे कि क्या वास्तविकता में अशोक को चक्रवर्ती राजा कहा जाना चाहिए, या क्या वास्तविकता में अशोक इतना महान था कि उसके आगे अशोक द ग्रेट लिखा जाता है। और यही नहीं, यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक ऐसा क्रूर व्यक्ति जिसने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्या की, न केवल उसके साथ अपने भाइयों की हत्या की और उसे हमने इतना सम्मान दिया। ऐसे सभी प्रश्नों को हम मौर्य काल के बारे में कुछ संक्षिप्त में और अशोक की जर्नी धम्म अशोक के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहासकार चंड अशोक कहते हैं, कई सारे इतिहासकार का कहना है कि वो कामाशोक भी रहा, कई सारे हिस्टोरियन यह भी कहते हैं कि वो धम्म अशोक रहा, परंतु तारानाथ नाम के एक ऐसे हिस्टोरियन यानी इतिहासकार रहे जिन्होंने संपूर्ण अशोक के काल को 3 वर्गों में विभक्त किया। पहला, जब वो वैशाली का गवर्नर रहा, कामाशोक यानी काम में लिप्त अशोक के बारे में वर्णन मिलता है। बाद में वह चंड अशोक बनता है और जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग के युद्ध के गिल्ट में या उसके आहत में जब वह बनता है धम्म अशोक। देखते हैं उसकी कहानी क्या रहती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत ऐसे समझी जा सकती है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में एक वाक्यांश मिलता है जिसमें यह बताया जाता है, समझिए थोड़ा सा और करीब से, कि चाणक्य ने कहा कि उनकी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण थे। 15 अधिकरणों में से 2 अधिकरण यानी आसान शब्दों में कहा जाए 2 ऐसे अध्याय थे जिसमें यह बताया गया था कि अगर किसी शासक का खुद का बायोलॉजिकल हेयर ना हो, यानी उसका स्वयं का कोई बायोलॉजिकल सन ना हो, तो स्लेव द्वारा संबंध के बाद उत्पन्न हुए बालक को भी दत्तक पुत्र बनाकर उसे उत्तराधिकारी पद दिया जा सकता था। और यह भी माना जाता है कि अशोक की उत्पत्ति भी इसी प्रकार एक स्लेव से हुई थी। बचपन उसका बहुत ही ज्यादा ताना से गुजरा था। बहुत लोगों ने ताना देते हुए उसे बताया कि वह एक गरीब या सूत का पुत्र है, और यही कारण है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक टीस बधी रही। और यही नहीं, यह भी आपको पता होगा, इसी टीस को दबाने के लिए जब वो वैशाली का गवर्नर बनता है तो अपने आप को उसने भोग विलासिता में शामिल कर लिया। बाद में भोग विलासिता के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बिंदुसार के समय में, जब बिंदुसार का अंतिम समय चल रहा था, तब अशोक ने पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह एक महान शासक है, उसने क्रूरता का रास्ता अपनाया। और क्रूरता के रास्ते में अपनाते हुए उसने कई युद्ध लड़े, और इसी युद्धों में एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध रहता है जिसे कहा जाता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का यह युद्ध आज से 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में लड़ा गया, और यह कहा जाता है कि इससे भयानक कोई भी युद्ध नहीं रहा। तो ऐसा क्या था कि कलिंग का युद्ध अशोक को लड़ना पड़ा? उसके भी कुछ पहलू देखते हैं। कलिंग का युद्ध इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक सुकंडित या कहा जा सकता सुव्यवस्थित तरीके से मंत्री परिषद का रचना किया गया था, और उनके लिए वेतन और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत पड़ी। और कलिंग में एक ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह था जहां से इंटरनेशनल यानी कि उस समय का अंतरराष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। और यह भी कारण था, कलिंग साम्राज्य में कई सारे रिसोर्सेस होने के कारण उस पर अशोक ने युद्ध किया। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा कि अशोक को अखंड भारत विजेता बनना था, और उस श्रेय में कलिंग एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसे शेष जीतना बाकी था। और यही कारण है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला किया।
यह कहा जाता है कि वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यह भी बताया जाता है कि कई लाख लोग घायल हुए। कई बार सुनने में यह अतिशयोक्ति जैसा लगता है, परंतु सच्चाई हो भी सकती है। और यही कारण है कि कलिंग का युद्ध इतना महान रहा कि अशोक द्वारा निर्मित रॉक एडिक्ट यानी शिला स्तंभों में भी अगर हम कहें तो 13वें रॉक एडिक्ट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि अशोक इस युद्ध के बाद इतना आहत हो जाता है जब उसने लोगों को देखा और उसे रात में भयावह सपने आते हैं। तब यह कहा जाता है कि उसे एक बौद्ध भिक्षु के सानिध्य मिला और जिसके बाद उसने महायान बुद्धिज्म को अपनाया यानी धम्म नीति को अपनाया और अपने आप को उसने समाज के लिए दे दिया। यह भी कहा जाता है कि अशोक के अंत काल आते आते उसने अपना सारा राजकोष तक आम जनता में लुटा दिया था। न केवल यह, उसने धम्म नीति का प्रचार करने के लिए धम्म महामत्तर जैसे एक पद भी बनाया और जिसका यह कर्तव्य था कि वह संपूर्ण विश्व में धम्म प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, यह धर्म है क्या? धम्म शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का नैतिक कंडक्ट, या कहा जा सकता है कि एक प्रकार का नैतिक आदर्श था, ताकि संपूर्ण भारत में जो धार्मिक विविधता, या कहीं जैन धर्म, कहीं बौद्ध धर्म, कहीं आजीवक, कहीं अज्ञान, तो कहीं सनातन धर्म था, इन सभी में एक रूपता लाने के लिए उसने धम्म नीति अपनाई। और दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि वही धम्म नीति आज की डेट में भारत के संविधान का सेक्युलरिज्म है, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा अपितु सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी नींव यह माना जा सकता है कि अशोक द्वारा रखी गई। इतना ही नहीं, उसने महायान बुद्धिज्म को भारत के बाहर भी प्रचार किया, जैसे इसका उल्लेख दिव्यवदन और महावंश और दीपवंश जैसे श्रीलंका में लिखी गए बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है, जहां अशोक के पुत्र महिंदा और उसकी पुत्री संघमित्रा द्वारा महायान बुद्धिज्म प्रचार का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, उसने भारत के बाहर म्यांमार, जो उस वक्त का बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। यही कारण है दोस्तों, न केवल यह, उसने आर्ट एंड कला, यानी अगर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, यानी कला और संस्कृति में भी, तो उसने इतना ज्यादा काम किया कि संपूर्ण भारत में कहा जाता है कि 100 से ज्यादा स्तूप बनवाए उसने, जिसमें सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए स्तूपों में सबसे बड़ा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया बौद्ध धर्म के लिए। इतना ही नहीं, उसने संपूर्ण भारत में 14 प्रसिद्ध रॉक एडिक्ट्स बनवाए, यानी शिला अभिलेख बनवाए और उनमें कर्तव्य परायणता और धर्म की बातें की, वो धर्म जो सभी धर्मों के ऊपर यानी धम्म नीति थी। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कैसे एक अशोक अपनी परिस्थितियों के कारण कामाशोक बना, बाद में वह चंड अशोक बना, क्रूर शासक जिसने अपने भाई तक की हत्या कर दी, और बाद में संपूर्ण विश्व में धर्म का प्रचार करने के लिए उसने धम्म नीति बनाई। तो यह रहा सफर अशोक का, चंड अशोक से लेकर धम्म अशोक तक की नीति। और यही कारण है कि उनके द्वारा किए गए इतने महान कार्यों के कारण उनका बनाया गया एम्बलम आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, यानी 4 शेर एक दूसरे के पीठ लगे हुए। दोस्तों, इसका एक और भी अर्थ होता है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि जो किसकी पूजा करते थे? शेर की पूजा करते थे, जो शक्ति और सूर्य का प्रतीक माना गया है। और यही कारण है कि अशोक ने भी इसी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया। तो आई होप आपको मौर्य काल की महानता और उसमें भी अशोक द ग्रेट की अवधारणा के बारे में समझ में आया होगा। और अशोक द ग्रेट कहने का एक और भी अर्थ हो सकता है कि संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा शासक रहा है जिसे चक्रवर्ती राजा कहा गया, यानी किंग ऑफ द किंग्स, यानी महाराजा धीराज, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने न केवल अपने समय के सभी राजाओं को हराया, परंतु अखंड भारत की अवधारणा को एक बार फिर से जीवित कर दिया। तो इसीलिए कहा जा सकता है अशोक द ग्रेट। धन्यवाद।